Hey guys, hi. So, in the last class, what we have done is we have clearly understood कि thylakoid membrane के क्या-क्या components हो सकते हैं, ठीक है? अब हमें समझना है कि वो components आपस में काम कैसे करते हैं, ठीक है? Just to give you a recap कि हमारा प्लान क्या था। हमने प्लान किया था कि बेसिक आइडिया से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे क्या सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं या कोई और ऑप्शंस भी है, और हमने समझा था कि कैसे पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक ऑप्शंस भी हैं प्लांट्स के पास। फिर हमने वेरियस साइंटिस्ट की मदद से समझा कि कैसे स्लोली ग्रेजुअली हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ समझा, करेक्ट। फिर समझा कि भाई कौन से पिगमेंट्स हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स। फिर हमें समझना था कि लाइट रिएक्शन का फिजिकल अरेंजमेंट क्या है, जो कि हमने समझ लिया है ना। हमने समझा कि फोटो सिस्टम्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, दो तरह के फोटो सिस्टम्स, और वो दो तरह के क्यों हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। PS2 दैट मीन्स P680, PS1 यानी P700, और फिर हमने समझा ATP सिंथेस। अच्छा, एक बात जो छूट गई थी कि PS2 को PS2 क्यों कहते हैं, PS1 को PS1 क्यों कहते हैं। बेटा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए। इसका ये मतलब नहीं कि कहानी PS1 से शुरू होती है, नहीं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें समझना है मैकेनिज्म। ये जो लाइट रिएक्शन हम उस समय से बोले जा रहे हैं कि लाइट रिएक्शन होगा, लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम करेंगे, वो कैसे होगा। तो पिछली क्लास में हम यहाँ तक पहुँचे थे, और इस क्लास में हमें कहानी को आगे ले जाना है, ठीक है। तो जस्ट फॉर आवर इंट्रोडक्शन हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये क्या है, दिस इज़ माई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये मेरा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये हमारा स्ट्रोमा है, और ये हमारा लूमेन है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या होगा, देखो, फर्स्ट हमने बताना है कि सनलाइट हिट्स दी फोटो सिस्टम। ओके, ये कौन सा फोटो सिस्टम है, दिस इज PS2। ये क्या है, दिस इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ये है आपका PS1। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट आपका ATP सिंथेस, ठीक है। हमने सबको मेंशन कर दिया कि हर एक चीज़ क्या क्या है, कूल। सबसे पहले क्या होगा, लाइट जो कि आपका सन से आ रही है, वो आपका PS2 को हिट करेगी। और हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि PS2 कैसे बना होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। दैट मीन्स एंटेना मॉलिक्यूल्स अरेंज ऑन द पेरिफेरी, जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके सेंटर में भेजेंगे, और सेंटर में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर, जो लाइट को हिट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो अभी लाइट सब तरफ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस से होके कहाँ आएगी, होके रिएक्शन सेंटर पे आएगी। रिएक्शन सेंटर क्या है, P680। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। डोंट वरी अगर थिंग्स गेट मेसी, ठीक है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर थिंग्स थोड़ा मेसी हो जाता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई एज मच एज पॉसिबल, बाद में एक डिजिटल डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, P680 क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक। सो P680 बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स P680 प्लस। प्लस क्यों, कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसीलिए प्लस। अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब याद रखना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ोगे तो पेयर बाहर निकलेगा, बट ये आपको प्रिसाइजली याद नहीं रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन बोलो, पेयर बोलो, आपके लिए चलेगा भी, ठीक है। सो P680 जब उसने इलेक्ट्रॉन फेंका बाहर, तो उसके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और अगर किसी ने आके इस P680 को दोबारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो फिर से P680 प्लस P680 बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन P680 को छोड़ के जा चुका है। अब P680 को छोड़ के जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किसके पास जाएगा, फोटो सिस्टम 2 कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक दूसरा प्रोटीन है, और वो दूसरा प्रोटीन सॉरी दूसरा पिगमेंट मॉलिक्यूल है। उस पिगमेंट मॉलिक्यूल का नाम है PH, ठीक है। अब PH क्या है, मैं नाम यहाँ नीचे 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 लिख रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर सिर्फ उसके शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा, पेओफाइटिन, ठीक है। P680
प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया, विच इज P680 प्लस ने जो P680 प्लस बन गया था, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकालना है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? फेयोफाइटिन के पास जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूम सकता, वायर तो है नहीं। एक मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन डांस कर सकता है, बट ऑर्गेनिक सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से उड़ के दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, ऐसे उड़ा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को। तो जब P680 ने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो निकाल के किसको दिया? फेयोफाइटिन या पीएच को दिया। अब पीएच इलेक्ट्रॉन किसको देगा? तो पीएच इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पार्ट को देगा जो PS2 में ही छिपा था, उसको कहते हैं PQ। ठीक है, अब PQ क्या है भाई? PQ इज नथिंग एल्स, इट इज नोन एज प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, इट इज नोन एज प्लास्टोक्विनोन। एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है जो फोटो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्लास्टोक्विनोन अकेला इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता। जब फेयोफाइटिन ने प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो प्लास्टोक्विनोन ने बोला कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को कैरी कहाँ करूं? इसको कैरी करने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, एक्चुअली 2 हाइड्रोजन। तो प्लास्टोक्विनोन फेयोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन और H प्लस को लेता है, कहां से? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से H प्लस को पुल करेगा, फेयोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन को लेगा और बन जाएगा PQH2। PQH2 इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोल। अब यहां ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी जो है वो प्लास्टोक्विनोन और क्विनोल को अलग अलग ट्रीट नहीं करती, वो सेम ट्रीट करती है और चलेगा, डजेंट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टोक्विनोन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब प्लास्टोक्विनोल बनने के बाद वो मोबाइल हो जाता है। मोबाइल बोले तो अब वो मेम्ब्रेन में डांस कर सकता है। प्लास्टोक्विनोन मेम्ब्रेन में चिपका हुआ था, प्लास्टोक्विनोल PQH2 मेम्ब्रेन में डांस कर सकता है। अब ऐसे समझो यार कि ये कुछ ऐसा है कि ये एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल दरवाजे पे कोई हिट करेगा, और वो दरवाजा क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। जब ये फुटबॉल दरवाजे को हिट करेगा तो क्या होगा? वेरी सिंपल चीज, दरवाजा थोड़े समय के लिए खुल सकता है और प्रोटॉन जा सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ऐसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस। ठीक है, सो अब यहां पे बनाते हैं कि भाई प्लास्टोक्विनोल becomes PQH2 by accepting protons H plus from the stroma। स्ट्रोमा से H plus को ले लिया। अब प्लास्टोक्विनोल क्या करेगा? प्लास्टोक्विनोल डांस करते करते साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। ठीक है, अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा। ठीक है, साइट मीन्स साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा। जब प्लास्टोक्विनोल ने अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को दे दिया, तो ये वापस से बन जाएगा प्लास्टोक्विनोन। क्यों? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B6 को, लेकिन जो प्रोटॉन उसने इकट्ठा किया था वो प्रोटॉन दे देगा किसको? लूमिन को। अब इस चीज को आप समझो कि हमने किया क्या। इसेंशियली प्रोटॉन को लिया स्ट्रोमा से और डाल दिया कहां? लूमिन में। और इसको डालने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सहारा लिया। अकेले मैं प्रोटॉन को मूव नहीं कर सकता था स्ट्रोमा से लूमिन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई तब मैं कर सकता हूं। अगर मुझे बैग उठा के स्कूल जाना है, सुबह अगर नाश्ता कर लूंगा तो बैग उठाने की एनर्जी आ जाएगी। ऐसे समझो इसको। तो प्लास्टोक्विनोन आप हो, जब मम्मी ने नाश्ता बना के दिया तो एनर्जी आ गई, अब आप बैग उठा के स्कूल जा सकते हो। तो बैग आपका हो गया प्रोटॉन, नाश्ता हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और प्लास्टोक्विनोन हो गया आप। तो प्लास्टोक्विनोन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम के पास पहुंचाता है प्लास्टोक्विनोल बनकर।
लेकिन पहुंचाने के लिए उसका प्रोटॉन का ज़रूरत था, सॉरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की ज़रूरत थी। जब काम हो गया तो H प्लस लूमेन में आ जाएगा और प्लास्टोक्विनोल दोबारा प्लास्टोक्विनोल बन जाएगा। ठीक, अब जो ये साइटोक्रोम B6 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर सेंटर्स पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F पर, साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दो तरह के साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। अब साइटोक्रोम F अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसको देगा? PC, प्लास्टोसायानिन। ठीक है, अब व्हाट इज PC? प्लास्टोसायानिन। अब यहां पे याद रखना है कि प्लास्टोक्विनोल ने प्लास्टोसाइनिन को दिया एंड प्लास्टोसायानिन, सायान मींस ब्लू, जहां भी ब्लू सायान वर्ड आ गया वहां पे समझ लेना कि हम बात कर रहे हैं अ कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड की। सो प्लास्टोसाइनिन हमारा कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। आई होप इतना सबको क्लियर है अभी तक। ठीक, ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। अब क्या होने वाला है, प्लास्टोसाइनिन जो है किधर होगा, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि प्लास्टोसाइनिन इज अ मोबाइल प्रोटीन। ठीक है, इट्स अ मोबाइल पिगमेंट प्रोटीन, इट्स मोबाइल एंड वेयर इज इट प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द luminal side of thylakoid membrane। thylakoid membrane पे के ल्यूमिनल साइड में है। ठीक है, अब प्लास्टोसाइनिन इज रेडी टू कैरी इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट गाय। अब टू द नेक्स्ट गाय कौन है भाई? तो नेक्स्ट गाय इज आपका फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर क्या था? P700। अब एक बात समझो, बेचारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला था? फोटो सिस्टम 2 से चला था। और जब फोटो सिस्टम 2 से चला तो कितनी बार ट्रांसफर होकर आया? ऐसे मान लो कि एक बार आपने फुटबॉल को हिट कर दिया, फुटबॉल कई चीज़ों से टकरा रहा था, हर बार जब फुटबॉल टकराएगा तो उसकी एनर्जी लूज होगी ना। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन को आपने कितने सारे मॉलिक्यूल में भगाया, फेओफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, इतने सारे कैरियर से जब आप भगाओगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विल बी लॉस्ट। अब बेचारा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा नहीं बचा, तो अगर मुझे P700 के आगे कुछ और करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को री एनर्जाइज करना पड़ेगा। अब वंस अगेन री एनर्जाइज कहाँ से होगा? बिकॉज भाई PS1 भी तो लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब ये जो लाइट अब्जॉर्ब हुई उसके वजह से P700 को जो इलेक्ट्रॉन मिला वो फिर से री एनर्जाइज होके बन जाएगा P700 प्लस, एंड ये रहा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, P700 ने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को री एनर्जाइज करके फिर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और खुद बन गया P700। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा P700 फिर से P700 बन जाएगा, 700 प्लस फिर से P700 बन जाएगा। P700 ने एनर्जी को अब्जॉर्ब करके फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और फिर से P700 बन जाना है। तो ये देख लो, ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन पीछे से आते रहेगा P700 अपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डालते रहेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भगा के उसको आगे देते रहेगा और खुद P700 प्लस बन जाएगा। तो मुझे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाए रखना है। अब इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन देगा एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल को जिसको कहते हो आप A0। ठीक है, A0 देगा A1, A1 देगा आयरन सल्फर प्रोटीन। 3 आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं और 3 आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन आगे की आगे भागते रहेगा। अब देखो ये सीक्वेंस अगर आपको ना भी याद हो तो चलेगा, बट याद होना अच्छी बात है। सो पहले A0, फिर A1, फिर 3 आयरन सल्फर प्रोटीन, इसका नाम है FX, FA, FB। कोई ज़रूरत नहीं है नाम जानने। A1 का नाम अगर आप जानोगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि कभी कभी A1 जो है
एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो अब A1 के पास इलेक्ट्रॉन आया, A1 ने Fx को दिया, Fx ने Fa को दिया, Fa ने Fb को दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब Fb के पास है। अब क्या होगा? अब यहां से कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो जाती है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन को जाना है नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास जिसका नाम है Fd। Fd क्या है भाई? Fd इज, मैं यहां लिख दूं पहले। सो Pc से A0, Pc से, इसको थोड़ा नीचे कर दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। Uh-oh, uh-oh, ये थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलो, हाँ, ये हो गया। हम्म, फाइलोक्विनोन, ये था ए नॉट, A1, A0 इज A0, A1 वॉज फाइलोक्विनोन, A1 से आया, सो प्लास्टोसाइनिन से A0 से फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन से आया Fx, Fx से आया Fa, Fa से आया Fb। ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। Fb से इलेक्ट्रॉन आएगा Fd के पास, Fd इज फेरोडॉक्सिन। ठीक है, अब फेरोडॉक्सिन क्या है भाई? फेरोडॉक्सिन इज अ मोबाइल स्ट्रोमल प्रोटीन। स्ट्रोमा में रहने वाला एक मोबाइल प्रोटीन है जो घूम सकता है। ठीक है, सो Fb ने प्रोटीन देना, इलेक्ट्रॉन देना है फेरोडॉक्सिन को। कूल, तो ये रहा हमारा फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, बट फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं सकता। तो Fb से इलेक्ट्रॉन जाएगा Fd के पास, Fd से इलेक्ट्रॉन जाएगा NADP प्लस। NADP प्लस का फुल फॉर्म भी लिख लो। अब हो सकता है हम पूछें, हो सकता है हम लोग ना पूछें, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो यहीं पे लिखते हैं Fd से इलेक्ट्रॉन जाएगा NADP प्लस। व्हाट इज NADP? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADP। ये याद रखना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी NAD आएगा, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट नहीं आएगा। यहाँ पे NADP है, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो NADP प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, बट वंस अगेन NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को अकेला नहीं रख सकता, तो वो NADPH बनेगा, बट उसके लिए मुझे स्ट्रोमा से प्रोटॉन चोरी करने पड़ेंगे। तो स्ट्रोमा से मुझे प्रोटॉन मिलेगा, 2 प्रोटॉन एक्चुअली मिलता है, और एक प्रोटॉन NADPH का हिस्सा बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं NADPH, और एक प्रोटॉन जो है वो आपका स्ट्रोमा में घूम रहा है। ठीक है, तो हमने 2 प्रोटॉन निकाला किसी ना किसी मॉलिक्यूल से, एक प्रोटॉन को इसके साथ लगा दिया, एक प्रोटॉन घूम रहा है। इसीलिए कई टेक्स्ट बुक्स क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं NADPH2। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, नॉट अ बिग डील। कूल, अब ये जो रिएक्शन है, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन का NADP प्लस के पास जाना, NADP प्लस से इलेक्ट्रॉन का NADPH बन जाना, इलेक्ट्रॉन 2 बार ट्रांसपोर्ट हुआ। तो क्या आप मेरी बात मानोगे कि जब मैं बोलूंगा कि फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन गया तो फेरोडॉक्सिन वॉज रिड्यूस्ड, जब NADP प्लस के पास इलेक्ट्रॉन गया तो NADP प्लस वॉज रिड्यूस्ड। तो ये रिएक्शन जो है एक एंजाइम करा रहा होता है। दिस रिएक्शन इज डन बाय वन बिग एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है? FNR। ठीक है, व्हाट इज FNR? तो FNR का नाम है, so this reaction is done by FNR, and what is the full form of FNR? Full form is ferrodoxin
NADP रिडक्टेस ये रिड्यूस कर रहा है। किसको कर रहा है रिड्यूस? पहले फेरोडॉक्सिन को, फिर NADP को, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ये कहाँ है? ये स्ट्रोमा में होता है। वंस अगेन इट्स अ स्ट्रोमल एंजाइम। तो FNR फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस इलेक्ट्रॉन को पहले देता है फेरोडॉक्सिन को, फिर देता है NADP को, बना देता है NADPH। इतना क्लियर? आई होप सो। अब ये पहला वो मॉलिक्यूल आपने बनाया जो अब स्ट्रोमा में घूमेगा और घूमने के साथ इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए हमने बोला कि दिस इज द फर्स्ट एसिमिलेटरी पावर। ये फर्स्ट एसिमिलेटरी पावर है। इसलिए बोला एसिमिलेटरी पावर क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसको आप रिड्यूसिंग पावर भी कह सकते हो। क्यों रिड्यूसिंग पावर कह सकते हो? क्योंकि अब ये अपना हाइड्रोजन देने को तैयार है। नाउ दिस गाय कैन गिव इट्स हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसको एसिमिलेटरी पावर या रिड्यूसिंग पावर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। ठीक है, सामने वाले को, जिसको भी देगा तो वो उसको रिड्यूस कर देगा। तो यूजिंग माई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यूजिंग माई सनलाइट आई क्रिएटेड द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट कैन बी यूज्ड। अब यहां पे एक पंगा है। पंगा क्या है? इस पूरे फ्लो चार्ट को अगर देखें तो P680 से इलेक्ट्रॉन की जर्नी शुरू हुई और इलेक्ट्रॉन भागते गया भागते गया भागते गया। PS2 से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से PS1। अभी तक हमने ATP सिंथेस का इस्तेमाल नहीं किया, पहला चीज। दूसरी चीज, P680 अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। वो इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि गया वो। तो मेरे पास कोई चारा तो होना चाहिए, कोई चारा जिससे मैं P680 को रेगुलरली इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकूं। तो क्या होगा? हमें पता है P680 के बेस पे एक स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी है। उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पहला काम, इलेक्ट्रॉन बनाता है। वाटर को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन, वाटर को ब्रेक करके प्रोटॉन, और वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन। ओके, सो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा और वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाए। दिस इज द रीजन कि आपका फोटोसिंथेसिस गिव्स आउट ऑक्सीजन, क्योंकि P680 में वाटर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि P680 बेचारा टूट ना जाए। और यही ऑक्सीजन इज द वन जिसके लिए हम प्लांट्स को हमेशा थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन इसी वजह से दे पाते हैं। अब देखो, आप भले ही इसको एक छोटा सा इक्वेशन बोल के निकल जाओ, ठीक है, इसी इक्वेशन को आप कहते हो फोटोलाइसिस। और इसी इज माय फोन गोइंग टू बज, इससे पहले कि वो आवाज करे, लेट मी शट दिस डाउन। सो इसी इक्वेशन को आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हो, और इसी इक्वेशन को आप हिल्स रिएक्शन भी कहते हो। एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, वो क्या है कि यू हैव टू अप्रिशिएट द केमिस्ट्री एंड द सॉलिड पावर ऑफ प्लांट्स हियर। अगर आप वाटर को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन में तोड़ना चाहते हैं, दो ही रास्ते हैं। वाटर को 2000 डिग्री तक हीट करो, तब जाके वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और वाटर में, और पास अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ तो प्लांट खड़े खड़े धूप में 25 और 30 डिग्री में पानी को तोड़ रहा है। सो यू हैव टू अप्रिशिएट कि कितनी बड़ी बायोकेमिकल फीट है ना। और शायद हमारे सारे प्रॉब्लम्स का इलाज भी, हु नोज, किसी दिन हम लीफ से सीख कर अपना फ्यूल बना रहे होंगे। इनफैक्ट इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, बट एक बहुत ही एडवांस फॉर्म। बट अब आपको एक दूसरे चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। जब ये तो ठीक है कि चलो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए वाटर स्प्लिट हो रहा है। बट अब हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, चार चीज एक्चुअली। वाटर स्प्लिटिंग के कारण दिस इज पहला इंस्टेंट
जहां ल्यूमिनल या लूमेन प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। वाटर स्प्लिटिंग के कारण लूमिनल या लूमेन का प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। प्लास्टोक्विनोन का प्लास्टोक्विनोल बनना और प्लास्टोक्विनोल का जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे रहा है तो सेकेंड जगह ऐसा प्रोड्यूस होता है जहां आपका प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन लूमेन के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब तीसरा, जब NADPH 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से खा रहा है तो ये तीसरा पोजीशन ऐसा बना जहां प्रोटॉन हम स्ट्रोमा में घटा रहे हैं और लूमेन में बढ़ा रहे हैं। सो फोर्सेस A, B and C, फोर्सेस A, फोर्सेस B एंड फोर्सेस C, ये तीन ऐसी जगह हैं जिसके कारण एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो रहा है। व्हाट इज अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स? प्रोटॉन मोटिव फोर्स और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कह लो। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब एक जगह प्रोटॉन ज्यादा है, एक जगह प्रोटॉन कम है। कहां प्रोटॉन ज्यादा है? लूमेन में। कहां प्रोटॉन कम है? स्ट्रोमा में। ये एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। याद है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अपने स्टेट या कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो एनर्जी बनती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पानी को हाइट पे रख दो, उस हाइट के कारण उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो उसी तरीके से आपने इतना प्रोटॉन अंदर इकट्ठा कर दिया कि एक एनर्जी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यही एनर्जी इधर को आती है। तो ये था हमारा CF0 अगर आपको याद हो, और ये था हमारा CF1। ठीक है, अब CF0 CF1 में होता क्या है? ये जो प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है ये प्रोटॉन CF0 के जरिए आपका कहां जाएगा? स्ट्रोमा में। तो आपने कुछ ऐसा समझो कि विंड मिल थी। विंड मिल क्यों जाती है? क्योंकि आप हवा को बहने दे रहे हो। हवा क्यों बह रहा है? क्योंकि हवा फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है? वहां ज्यादा हवा थी। हाई प्रेशर जहां कम हवा थी वहां लो प्रेशर, यही तो कॉन्सेप्ट है। और हवा अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर में फ्लो कर रही है। यहां भी तो वही हो रहा है। प्रोटॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज का ध्यान देना, ठीक है? मान लो ये एक बुक है, आप देख सकते हो। मैं इस बुक के पन्ने पलटा रहा हूं। एक पलटाया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हुई। दो उल्टाया, पोटेंशियल एनर्जी और इकट्ठा हुई। तीन पलटाया और पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हो रही है। जितना मैं पेपर्स को पलटाते जा रहा हूं इस साइड पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा होते जा रही है। और पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, अब तो बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर अगर मैं छोटा सा कागज, मान लेते हैं ये वो कागज है, ये छोटा सा कागज को ऐसे मैं करके रख दूं और इसको अचानक से गिरने दूं तो क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी ने उस कागज को चिपका दिया। ठीक, अब मान लो ये देखो कागज चिपक गया ना। मान लो ये था आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के पास दो फॉस्फेट ग्रुप्स थे और मैंने यहीं पे एक और फॉस्फेट रख दिया था और तब मैं बुक को ऐसे गिरने देता। इस एनर्जी के कारण ADP और फॉस्फेट आपस में चिपक जाता। ये बस समझने का तरीका है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। बट जब आप CF0 को घुमा रहे हो तो होगा क्या? एग्जैक्टली कुछ ऐसा। ADP एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट के पास भी निगेटिव चार्ज, ADP के पास भी निगेटिव चार्ज, ADP और फॉस्फेट बनाएंगे ATP। ATP के पास भी अब एनर्जी है। ATP इज सेकेंड एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, तो नेट हमारे पास दो एसिमिलेटरी पावर तैयार हो चुका है। फर्स्ट एसिमिलेटरी पावर था NADPH, सेकेंड एसिमिलेटरी पावर था आपका ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा साइकिल। और एक बात आपको समझने की जरूरत है, और अभी समझने की जरूरत है।
हम हमेशा कहते हैं रेस्पिरेशन क्रिएट्स एटीपी, दैट इज करेक्ट, फोटोसिंथेसिस आल्सो क्रिएट्स एटीपी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन PS2 से चला, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोल से साइटोक्रोम आया, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन से PS1 आया, PS1 से फेरोडॉक्सिन NADP के पास जाके NADPH बन गया। और जब हम इलेक्ट्रॉन का डांस करा रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक फोर्स की तरह है जिसके मूवमेंट के कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट किया। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने के कारण एटीपी सिंथेज घुमा और उसके कारण आपने एटीपी सिंथेज से एटीपी बना लिया। एंड NADPH एंड एटीपी बनना इज बेसिकली लाइट रिएक्शन। तो ये जो आपके सामने हुआ यही है लाइट रिएक्शन। और ATP एंड NADPH इज योर एसिमुलेटरी पावर बिकॉज इसका इस्तेमाल आप करने वाले। अब दो टर्म्स यहाँ आते हैं। आई नो थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है बट आई विल कट शॉर्ट और कैरी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दो टर्म्स यहाँ आते हैं, फोटो रिडक्शन एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर आप PS2 से NADPH तक देखो तो लगातार कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस होते जा रहा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उसको देते जा रहे हैं और NADP तो एंड में लास्ट में रिड्यूस हो ही रहा है। तो इसीलिए दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेयर यू रिड्यूस अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फोटो रिडक्शन। आप मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते जा रहे हो, स्पेशली NADP को लास्ट में आपने रिड्यूस किया। दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस जहां आपने इसेंशियली क्या किया, आपने फॉस्फोराइलेशन किया, यानी आपने फॉस्फेट ऐड किया। बट फॉस्फेट ऐड करने की एनर्जी कहां से आई? प्रोटॉन से आई। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से क्रिएट हुआ? लाइट एनर्जी के कारण। इसको ही आप कहते हो, दिस इज व्हाट यू कॉल एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन बोले तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट कहाँ हुआ? ADP का एक फॉस्फेट जोड़ के ATP बना लिया। दिस इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, आई होप ये दिख रहा है। अच्छा, मेरे से थोड़ा सा छिप रहा होगा बट अब आई थिंक नहीं छिप रहा होगा। सो दिस इज द होल थिंग। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज द लाइट रिएक्शन। अब इतना भी आसान नहीं है, अब एक कैच आएगा। हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके भी दो फॉर्म्स हैं, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो वो क्या है समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कीप द लेक्चर्स इन 30 to 35 मिनट्स। ठीक है, बट प्लीज डोंट लिमिट योर अटेंशन स्पैन। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ यू लिमिट योर अटेंशन स्पैन, आप लंबे लेक्चर्स में बैठ नहीं पाओगे। बट बेटा, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, फ्यूचर के लेक्चर्स लंबे होंगे, तो आप जहाँ भी सुनते हो कि हाँ भाई छोटे लेक्चर्स ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, वेरी गुड, साउंड्स वेरी गुड, बट इन द फ्यूचर यू हैव टू गो थ्रू लंबे लेक्चर्स ओनली। सर्जरी में तो नहीं बोलोगे ना कि 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, अब मैं सर्जरी नहीं कर सकता। सर्जरी घंटों भी चलती है, आई होप यू नो दैट। सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। आई नो ये आई मीन सी, ऑल इज गुड ऑन पेपर, अटेंशन स्पैन एंड ऑल, बट आपको थोड़ा अपना फोकस, अटेंशन एंड ऑल भी बढ़ाना पड़ेगा। सो आई एम ट्राइंग नॉट टू इंक्रीज माई वीडियोज, आई विल ट्राई टू कीप इट विद इन 30 to 40 मिनट्स, बट ट्राई टू सिट थ्रू इट। ठीक है, कोशिश करो, हो जाएगा। टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वन एंड विल कंटिन्यू। बाय बाय।